संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा राज्य है और पॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो 15 प्रधानमंत्री इस देश में हुए उनमें से 9 प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिए, इंक्लूडिंग मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां होने वाले हैं 2027 में चुनाव और पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के जो सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री हैं, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, उनमें से एक योगी आदित्यनाथ के पास सत्ता है। 2022 में इतिहास बना चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी करा चुके हैं। हालांकि सीटें घट गई, लेकिन वो जो दूसरी सरकार बनी 2022 में 252 के आसपास सीटें आई, तो कद और बढ़ता दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ का। और वो फिर खबरें ये भी आई कि भाई दिल्ली दरबार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। पर लेकिन अब जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं कि यहां चुनाव है और जिस अंदाज में बीजेपी का विजयी रथ दौड़ रहा है, भाई अंग भी, बंग भी, कलिंग भी, महाराष्ट्र भी, आसाम भी, ओडिशा भी, और कोई ऐसा राज्य नहीं जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही हो और वहां जीत हासिल नहीं हो रही हो। बीजेपी का विजयी रथ हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक वो इतिहास रच रहा है। तो चुनौती अब योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी है कि वो जो हैट्रिक लगनी है 2027 में फिर बीजेपी की वापसी करानी है उत्तर प्रदेश में, वो एक बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के कंधे पर जिम्मेदारी आन पड़ी है। अब ऐसे में आज का दिन बड़ा खास हो जाता है, और वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार किया। ये दूसरा 4 साल की सरकार में दूसरा कैबिनेट एक्सटेंशन हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार का। और जैसा पहले से अंदेशे थे, जैसे पहले से संभावनाएं थी कि वो सारा कास्ट इक्वेशन और रीजन इक्वेशन, वो जो क्षेत्रीयता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बंटा है पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, अवध में, और हमारा वाला इलाका जो पश्चिमांचल है, हरित प्रदेश जिसको कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश बटा है और सारे हिस्से साधने हैं। पूर्वांचल से आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से आते हैं देश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं से आते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष बीजेपी के पंकज चौधरी। तो बाकी वो जो इधर का इलाका, पश्चिमांचल का, बुंदेलखंड का, और जिसे अवध कहा जाता है, लखनऊ और कानपुर, ये सारा रीजन, इस सबको साधना जरूरी। 2024 में ओबीसी नाराज दिखे, दलित नाराज दिखे, उनको साधना जरूरी। तो जो आज कैबिनेट एक्सटेंशन हुआ उसमें 6 नए लोगों ने शपथ ग्रहण की, और ये 6 के 6 चेहरे आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकर आ जाइए जरा। भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जाट नेताओं में शुमार होते हैं। उन्होंने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, एमएलसी है। दूसरा चेहरा जिसने कैबिनेट में आमद की है वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रॉस वोटिंग की समाजवादी पार्टी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में, और अखिलेश यादव के इतने करीबी थी कि 2012 में चुनाव जीता, और फिर अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अब बीजेपी में है, उन्होंने शपथ ग्रहण की है मनोज पांडे ने। वो ब्राह्मण चेहरा है। भूपेंद्र चौधरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। फिर कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, इन 4 और नए चेहरों ने शपथ ली। इनमें 2 चेहरे कैबिनेट मंत्री हैं और 4 चेहरे राज्य मंत्री हैं। ये जो बाद में मैंने जितने भी नाम पढ़े, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, ये सब नए चेहरे। 54 की कैबिनेट थी, 54 का मंत्रिमंडल था, मैक्सिमम 60 का हो सकता है, तो 6 चेहरों की आमद हुई है। 2 चेहरों पर थोड़ी और जिम्मेदारी डाल दी गई, उनका प्रमोशन किया गया। अजीत सिंह पाल पिछड़े वर्ग से आते हैं और सोमेंद्र तोमर राजपूत वर्ग से आते हैं। ये 2 पहले राज्य मंत्री थे, अभी इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे दिया गया। अब इसमें वेस्टर्न यूपी के भी लोग हैं, अवध से, बुंदेलखंड से, सेंट्रल यूपी से, पश्चिमी यूपी से और पूर्वांचल से एक चेहरा हंसराज विश्वकर्मा का। तो ये सारा इक्वेशन साधने की बीजेपी ने कोशिश की। और बयान किस किस तरह के सामने आए बीजेपी की तरफ से? जो बयान आ रहे हैं, नरेंद्र कश्यप हैं। भाई ये जो रिशफल हुआ, एक्सटेंशन जो हुआ,
बहुत हद तक संभव है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं उनके पहले ये आखिरी रिशफल, आखिरी एक्सटेंशन है। तो पंकज चौधरी कह रहे हैं बड़े लंबे समय से चीजें रुकी हुई थी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बड़े लंबे समय से चीजें रुकी थी और वो निर्णय अब हो रहा है। नरेंद्र कश्यप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हम ये लेकर चलते हैं और हर समाज तक हम पहुंचे, इसीलिए सारे समाजों को हम समाहित करते हैं जिनकी सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। यानी नरेंद्र कश्यप ये कह रहे हैं कि वो जो कास्ट इक्वेशन बिगड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये उसे साधने की कवायद है। कुछ बयान सुनाती हूं आपको, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबके विकास का जो संदेश है वो हर समाज तक पहुंचे, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार के माध्यम से हमारी सरकार ऐसे सब समाजों को समाहित कर रही है जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मनोज पांडे जी को लेकर के बहुत सारी बातें, बंगाल का चुनाव और बिहार का चुनाव संदेश दे दिया है। विपक्ष के लोग पता लग गया है, जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आ रहा था उस दिन अखिलेश जी 4 घंटा भी होश थे। तो नजर 1 साल पहले, अभी 1 साल बाकी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबकी नजर उत्तर प्रदेश की उस गद्दी पर है जहां 403 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 202 का। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बयान आज आपको मैं सुनाने वाली हूं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन अखिलेश यादव 4 घंटे तक बेहोश थे। नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव 4 घंटे तक बेहोश थे, मंत्री हैं योगी कैबिनेट में। और इसमें और इंपॉर्टेंट बयान केशव प्रसाद मौर्य का, वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक के लिए ये जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्री परिषद के विस्तार का कार्यक्रम है, उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। सरकार और तेजी से काम करेगी और समाजवादी पार्टी 2027 तक के लिए अब विदा हो गई। यानी 6 मंत्रियों की आमद और समाजवादी पार्टी की 2047 तक विदाई। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं योगी सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की 2027 में दाल गलने वाली नहीं है। तो 27 से 47 तक अखिलेश यादव का कोई स्कोप भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब अखिलेश यादव के तंज सुनाती हूं मैं आपको, वो और कमाल कर रहे हैं। वो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को सीधे कह रहे हैं कि अगल बगल वाली जोड़ी का कुछ भला होगा या फिर वो अगले बगले झांकते रह जाएंगे और सिर्फ रील बनाते हुए रह जाएंगे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आ गई और मुख्यमंत्री का काम अब कुरियर मैसेंजर का है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सब पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं उधर से पर्ची आएगी, यहां सिर्फ पढ़ी जाएगी। बीजेपी राज में मुख्यमंत्री का मतलब है सिर्फ कुरियर मैसेंजर। अब यहां अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि अपने दम पर सत्ता में वापसी कराई योगी आदित्यनाथ ने 2022 में, और ये हिस्ट्री थी, ये हिस्टोरिकल था उत्तर प्रदेश के लिए। पर वो एक महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं कि अगर 9 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 9 महीने में ये मंत्री क्या कर लेंगे, जनता ये भी पूछ रही है। और महिला आरक्षण और जोड़ दिया अखिलेश यादव ने कि भाई वो जो 33% का एक है वो क्रिएट किया गया कि हम तो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं 2029 के लोकसभा चुनाव में। यहां महिलाएं सिर्फ 60 में 6 हैं और वो भी 6 कृष्णा पासवान के नए चेहरे के आने के बाद 10%। भाई यहां महिलाओं को आरक्षण देते अखिलेश यादव, यहां महिलाओं पर भी एक पॉलिटिकल एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। अच्छा, वो बयान मैं सुनाती हूं आपको, पर जिस अंदाज में ये कैबिनेट साधने की कोशिश हुई उसमें कुछ बहुत छोटे छोटे आंकड़े आपके सामने रखने की जरूरत है। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और बाकी सवर्ण, ये एब्सोल्यूट फ्लडेड जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, आंकड़े चलाने शुरू कर दीजिए। 80 से 90% सवर्ण वो खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो और चाहे 24 का चुनाव हो। वो सवर्ण भड़का हुआ है। भाई शंकराचार्य के बटुकों को चोटी खींच खींच कर मारा गया, छत्रप तोड़ दिया गया। 40 साल में शंकराचार्य कहते दिखाई दिए कि पहली बार हम यहां से बगैर स्नान किए लौट रहे हैं प्रयागराज से। कालनेमी उनको बताया गया और बाद में ब्रजेश पाठक को, डेंट को
वो जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए बटुकों को अपने यहां खाना खिलाना पड़ा। और इसमें कमाल की बात यह कि 52 विधायक बैठ गए बाकायदा एक ब्राह्मण विधायक के घर, पंचानंद पाठक के यहां पर। तो पंकज चौधरी ने चिट्ठी लिख दी कि हम जात पात पर लड़ने वाली पार्टी नहीं है, और अगर इस तरह से फिर बैठकें हुई, ये ब्राह्मण विधायक जो एकजुटता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर बैठक हो गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और यूजीसी पर भड़का हुआ सवर्ण समाज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्दों का, भद्दी गालियों का इस्तेमाल करता हुआ भी उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली देखा गया। तो ये सारे सवर्ण जो भड़के हुए हैं यूजीसी पर, शंकराचार्य पर, और फिर वो अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख देती है ओबीसी के लिए योगी आदित्यनाथ को। ये ओबीसी छिटका भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में कितने प्रतिशत रह गया? 67% से घटकर रह गया 59% 2019 के मुकाबले 2024 में। और फिर अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे जितने ओबीसी के कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कह के उन्हें वापस भेज दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है, और वो वैकेंसी भर दी जाती है जनरल कैटेगरी के बच्चों से। ये अनुप्रिया पटेल जो मंत्री है मोदी सरकार में, वो चिट्ठी लिखती दिखाई दी। और दलित जिन पर अखिलेश का पीडीए टिका 2024 में, वो जिताकर ले गए अवधेश पासी को अयोध्या जैसी सीट से। सवर्ण सीट है, जनरल कैटेगरी की सीट है, वहां से दलित समुदाय का व्यक्ति खड़ा किया और वो 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। तो ये कास्ट इक्वेशन क्या वाकई, लेकिन ये कास्ट इक्वेशन योगी साध पाएंगे क्या, या अखिलेश यादव का पीडीए चलेगा? संजय सिंह को सुनिए। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये चुनावी तिकड़म है। चुनावी तिकड़म इस रूप में है कि वो सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज से मंत्री बना के या पिछड़े समाज से मंत्री बना के इनका वोट ले लेंगे। तो साल भर पहले वोटों का जुगाड़, अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। योगी रूठे ब्राह्मणों को मनाएंगे, अखिलेश के पीडीए को तोड़ पाएंगे? और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, दूसरा ले आइए सवाल। योगी रूठे ब्राह्मणों को मनाएंगे, अखिलेश के पीडीए को तोड़ पाएंगे? और इसके बाद दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल, 27 और 24 से जोड़कर कुछ बनाया है, ले आइए भाई। अखिलेश का फॉर्मूला फिर होगा, अखिलेश का फॉर्मूला फिर होगा हिट। 27 में 24 रिपीट, मुझे कागज पर लिखकर ले आना चाहिए था। अब ऐसे में जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रोहन गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के,